आपको ये जान के बड़ा शौक लगेगा कि सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी और भारत को सिंधु सभ्यता पर गर्व है। क्यों गर्व है ये जान लीजिए। तो देखिए, सिंधु सभ्यता के समाज में जो रीति रिवाज थे वो रीति रिवाज आज के भारतीय समाज में आपको उनकी झलक प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलेगी। आज हम क्या कर रहे हैं, 80 से 90% तक उन्हीं रीति रिवाजों का अनुसरण कर रहे हैं। ठीक है, इसकी इतनी विशेषताएं आज के भारतीय समाज में देखने को मिलेंगी। और सबसे बड़ा जो दुख की बात है, इतनी बेहतरीन सभ्यता होने के बाद भी सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। आपके दिमाग में यह क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि सर ऐसे कौन से कारण थे, ऐसे कौन से रीजन थे जो सिंधु सभ्यता के पतन के उत्तरदायी हो गए। आज उन सारे कारणों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और उन विशेषताओं को डिस्कस करेंगे और उन रीति रिवाजों को डिस्कस करेंगे जो आज के भारतीय समाज में एक देखने को आपको झलक देखने को मिल रही है। आज सारे फैक्टर को मैं इस वीडियो डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम सिंधु सभ्यता की विशेषताएं डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या विशेषता है इसकी। तो ध्यान से सुनिए। यहां पर तो देखिए, सबसे पहले हम यहां पर दे रखा है कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय या शहरी सभ्यता थी। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा एक पॉइंट है। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम जो भारत की बेसिक जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता क्या थी, विश्व की जितनी सभ्यताएं थी उस सभ्यता में शहरी सभ्यता थी। ठीक है, पहला पॉइंट। और दूसरा देखिए, यहां पर जो सड़कें थी, सिंधु सभ्यता की सड़कें थी, वो क्या करती थी, समकोण पर काटती थी। इस तरीके से एक दूसरे को 90 डिग्री पर आपको क्या बनाती थी, सड़कें बनाती थी। ठीक है, सड़कें बनाती थी। और सबसे बड़ा देखिए, एक साइंटिफिक लॉजिक देखिए इसके अंदर, उनकी क्या थी, पूर्व से पश्चिम दिशा में थी कि पूर्व से पश्चिम, मतलब इस तरीके से थी, पूर्व से पश्चिम दिशा में थी इस वाले डायरेक्शन में। क्यों थी इसके जान लीजिए, जिससे हवा से क्या हो जाए, उनकी ऑटोमेटिक क्या हो, सफाई हो जाए। हवा से क्या हो जाए, स्वतः ही उनकी सफाई हो जाती थी। और सबसे बेहतरीन जानिए, सबसे बड़ा जो पॉइंट इफेक्ट, नलियां क्या थी, ढकी हुई थी। नलियां भी उस टाइम पे क्या थी, ढकी रहती थी। आज के टाइम पे देखेंगे आपको जो नली बनी हुई है वो ढकी कम मिलेंगी। लेकिन उस समय का समाज इतना विकसित था, उस समय का जो एक मानव था इतना विकसित हो चुका था कि जो नलियां बनाता था वो ढककर बनाता था जिससे गंदगी नहीं फैले। कितना विकसित था देखिए। चलिए और भी आगे फैक्टर हम डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर देखिए आगे ये फैक्टर दे रखे हैं। और क्या देखिए, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये तो मैं छोटी झलक दे दी आपको। अब हम डिस्कस करने वाले, आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि सर सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, जो मानव थे, जो आज हमारे एक समाज के लिए क्या बन गए, एक आईना बन गए हैं, तो उसमें किस तरीके से बातें करते होंगे, उनकी लिपि क्या होगी और उनकी सामाजिक स्थिति क्या होगी और आर्थिक स्थिति क्या थी उनकी, क्या राजनीतिक में कुछ भाग लेते थे। इस तरीके से आपके तमाम दिमाग में क्वेश्चन आने चाहिए, क्यों एग्जाम इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आज के वीडियो में हम सामाजिक क्या था, उनकी सामाजिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक स्थिति क्या थी और आर्थिक, उनको जो अपना व्यवहार था किस तरीके से समाज का चला रहे थे, जीवन यापन किस तरीके से कर रहे थे, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हड़प्पाई लिपि। तो लिपि कौन सी थी भैया, उनकी लिपि कौन सी थी, किस तरीके से लिखते थे, क्या बोलते थे, क्या होता। चलिए ध्यान से समझिए। यहां पर तो पहला फैक्टर क्या दे रखा है, यहां पर देखिए, हड़प्पाई लिपि में क्या थे, 64 मूल चिन्ह थे। कितने थे, 64 मूल चिन्ह। और जो किसी सेल खड़ी की, जो सेल खड़ी होती है उसकी आयताकार, उस पर आपको ये मिले हुए सेल खड़ी मोहरों, तामे, गुटकाओं पर ये आपको मिलते हैं। कितने थे, 64 मूल चिन्ह थे। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हड़प्पा लिपि में कितने, 64 मूल चिन्ह थे जो सेल खड़ी, तांबे और ये मोहरों पर आपको देखने को मिलेगा। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये लिपि सबसे पुराना नमूना है। पुराना नमूना कितना, 1853 में मिला था। कब मिला था, 1853 में मिला था। और जहां पर जाने देखिए 1923 ईस्वी तक पूरी तरीके तक क्या हो गया था, प्रकाशित हो गया था, पूरे तरीके से लेकर के। ठीक है, प्रकाशित हो गया। और अभी तक, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अभी तक इसी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, ये लिपि इस तरीके से लिखी गई है। क्यों लिखी है, क्यों नहीं पढ़ा जा सकता, उसका रीजन जान लीजिए। देखिए इसकी लिपि क्या बोलते हैं, पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या होता है, चित्रात्मक। ये लिपि कैसी थी, चित्रात्मक थी। ये अपने भावों को, अपने विचारों को एक चित्रों द्वारा प्रकट करते थे। ठीक है, और जहां पे जो लिखते कैसे थे, दाईं ओर से स्टार्ट करते थे, दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। मतलब हम ऐसे लिखते हैं, वो यहां से लिखना स्टार्ट करते थे, इस तरीके से लिखना स्टार्ट करते थे।
ठीक समझ आ गया यहाँ पर। और देखिए इस पद्धति को क्या बोलते हैं, बूस्टरफैडन बोलते हैं, बूस्टरफैडन बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, बूस्टरफैडन कहा गया है। इस पद्धति को क्या गया, बूस्टरफैडन कहा गया है। तो अब देखिए और सबसे ज्यादा जब उनके पिक्टोग्राफी यूज करते थे, चित्रकारी यूज करते थे, तो उनकी लिपि में सबसे ज्यादा आपको देखने को क्या मिला गया है, चित्र यू आकार का मिला आपको और मछली के प्राप्त हुए। ठीक है, तो उनके उसमें क्या हुए, मछली के आपको डायग्राम देखने को मिलेगा, चित्र मिलेगा और यू आकार के पिक्टोग्राफ बनाए, पिक्टो बना दिए। तो इस तरीके की इनकी लिपि थी। ये चीज क्लियर हो गई, यहाँ पर समझ में आ गया होगा। देखिए तो ये आपको हमेशा याद होना चाहिए कहां कहां मिले। ठीक है, ये फैक्टर क्लियर हो गया। चलिए आगे देख लीजिए, आगे देखिए आगे कौन डिस्कस करने वाला हूं। यहां पर देखो अब उनका सामाजिक जीवन कैसा था, अब उनका भाई सामाजिक जीवन कैसा था, उनके रीति रिवाज कैसे थे, वो किस तरीके से एक दूसरे से आदान प्रदान करते थे, कैसे बातचीत करते थे, उनका जीवन कैसा था, ये सब डिस्कस करेंगे। देखिए अब ध्यान से समझिए, यहां पर क्या है कि समाज की इकाई परंपरागत तौर पर परिवार थी। उस समय परिवार का एक कॉन्सेप्ट आ गया था, सिंधु सभ्यता में परिवार था, परिवार का कॉन्सेप्ट आ गया था। ध्यान से समझिए, आज के समाज में और समाज में आप क्या कीजिए, तुलना कीजिए, आपको मालूम चलेगा कि आज भी हम क्या कर रहे हैं, उस समाज के रीति रिवाजों को फॉलो कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। उस समय का मानव इतना क्या हो गया था, विकसित हो गया था। आज भी हम उस समाज के नियमों को क्या कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए और देखिए। और यहां पर क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मातृ देवी की पूजा, मातृ देवी पूजा और मोहरों पर अंकित चित्र से। देखिए मातृ देवी की पूजा है और मोहर है, जो मोहर में कुछ चित्र अंकित मिले यहाँ पर। और इससे यह पता चलता है कि हड़प्पा समाज कैसा था, मातृ सत्तात्मक था, मातृ सत्तात्मक था। ठीक है, समझ में आ गया कि जो आपने सिंधु सभ्यता में देखा, कुछ मोहरें मिली है हमारे पास, कुछ आपके मूर्ति ये मिली है, मूर्ति मिली है, उन पर मातृ सत्तात्मक, मतलब इसमें एक माता का रोल है। समाज में सबसे ज्यादा एक माता का ज्यादा प्रभाव था, तो मातृ सत्तात्मक था। और सबसे पहले देखिए अब समाज में कौन कौन थे, समाज में आपका पुरोहित था, योद्धा था, व्यापारी और श्रमिक वर्ग की मौजूदगी थी। तो समाज में सब थे। आज भी समाज में पुरोहित, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक थे उस टाइम पर। ठीक है, ये मौजूद थे, समाज में अवेलेबल थे। अब ध्यान से सुनिए, और आवासों की संरचना थी। आवास, आज में मकान बना रहे, उस टाइम पे भी क्या थी, आवास की संरचना और समाज की आर्थिक विषमता को दर्शाती है। देखिए आज की डेट में देखिए, अब पैसे वाले आदमी में तो बहुत बड़ा घर मिलेगा और गरीब आदमी छोटा घर मिलेगा भैया। ठीक है, तो उस समय भी यही कंडीशन थी। देखिए आवासों की संरचना समाज की आर्थिक विषमता को क्या करती थी, दर्शाती है। उस समय भी आदमी क्या थे भैया, बड़े आदमी, छोटे आदमी थे, गरीब थे, अमीर थे, सब कुछ था उस टाइम पर। देखिए अब देखिए हड़प्पा वासी साज सज्जा, हड़प्पा वासी थे वो क्या थे, साज सज्जा मतलब भैया ब्यूटी पार्लर, मतलब ब्यूटी पर बड़े ध्यान देते थे, साज सज्जा पर विशेष ध्यान देते थे। और स्त्री पुरुष दोनों आभूषण दान करते थे उस समय के। देखिए उस समय के स्त्री और पुरुष दोनों क्या करते थे, आभूषण दान करते थे। सामाजिक जीवन में यही, और भी सामाजिक जीवन फैक्टर डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, आज के समय में क्या होता है, जैसे सिंधु सभ्यता की बात करते हैं तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चित्र उभर के आता है। क्या उभर के आता है, अरे उस समय तो क्या था, मनुष्य जंगलों में घूमता रहता था, नग्न अवस्था में घूमता था, पत्ता लपेट के रहता था, इस तरीके से आता था। नहीं भाई, वो सिंधु सभ्यता का समय नहीं था, वो तो प्राग ऐतिहासिक था, प्री हिस्टोरिकल पीरियड था। उस समय जो मनुष्य ने अपना जीवन स्टार्ट किया था। ठीक है, जीवन क्या स्टार्ट किया था, एक बच्चे की तरह जीवन जी रहा था। ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पर ये सिंधु सभ्यता है, इसमें आपको मानव बहुत ही एडवांस मिलेगा। ध्यान से देखिए और देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या था, अब देखिए अब ये कैसे मान लें कि ये साग सज्जा थी, तो चहुंदरों में से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले भैया, से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले। मतलब लिपस्टिक मतलब स्त्री पुरुष दोनों, ये दोनों साग सज्जा काम करते थे। तो पुरुष था वो क्या करता था, आभूषण पहनता था, कानों कुंडल पहनता था, इस तरीके से आभूषण पहनता था। और देखिए अब ध्यान से देखिए कि सिंधु सभ्यता के लोग क्या थे भैया, कैसे कपड़े पहनते थे, सूती और ऊनी दोनों प्रकार के कपड़े क्या करते थे, यूज करते थे। आज भी करते हैं, उस टाइम पे करते थे। समझ आ गया यहाँ पर। देखिए और क्या थे, इस सभ्यता के लोग क्या थे भाई, शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे, दोनों प्रकार के लोग थे, दोनों प्रकार का भोजन करते थे। ठीक है, तो उस समय, आज भी हमारे समाज में शाकाहारी मांसाहारी है, उस समय भी समाज में शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। ठीक है, और ध्यान से देखिए यहाँ पर, यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे, चौपड़ खेलते थे, पासा खेलते थे। ठीक है, चौपड़ पासा खेलते थे। समझ आ गया यहाँ पर। तो मनोरंजन के लिए यही करते थे। आज गांव देहात में चले जाओ, सिर्फ आज भी आपको यही मिलेगा देखने के लिए।
आज भी आपको इंटरटेनमेंट के लिए गांव देहात में चले जाइए, मनोरंजन के लिए सिर्फ यही साधन आपको मिलेगी। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर। अब तो काफी एडवांस हो गया, काफी इसके रिसोर्सेज साधन बदल गए हैं मनोरंजन के लिए, लेकिन फिर भी गांव में देखने को मिलेगा आपको। अब ध्यान से देखिए, अंत्येष्टि में, अंत्येष्टि क्या होती है? अंत्येष्टि उसे बोलते हैं जब वो मनुष्य खत्म हो जाता है, हम अंतिम संस्कार बोलते हैं। ठीक है, अंत्येष्टि में पूर्ण समाधिकरण सर्वाधिक प्रचलित था। ठीक है, क्या था? पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण समाधि दे दो, वो प्रचलित था। लेकिन ऐसा नहीं है, जबकि आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार का भी चलन था उसमें, ये सबसे ज्यादा प्रचलित था। लेकिन क्या था? आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार का भी चलन था उसमें। तो ये आपका क्या था? एक अंत्येष्टि उसमें था। चलिए और आगे देखते हैं क्या फैक्टर थे हमारे पास। देखिए, अब यहां पे देखिए, यहां के लोग क्या करते थे? यहां के लोग आपके गणित में भाई मैथमेटिक्स, धातु निर्माण, माप तौल प्रणाली और ग्रह नक्षत्र और मौसम विज्ञान इत्यादि की जानकारी रखते थे। आज उस समय के मानव को आप एक अनपढ़ मत समझिए कि अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था। उसे गणित की भी नॉलेज थी, माप तौल की नॉलेज थी, मौसम विज्ञान की भी नॉलेज थी, धातु निर्माण, सारी ये नॉलेज रखता था अपने पास। और ध्यान से देखिए, यहां पर सैन्य सभ्यता के लोग क्या थे? युद्ध प्रिय कम थे भाई। युद्ध प्रिय कम थे, वो लड़ना नहीं चाहते थे। वो क्या चाहते? शांति प्रिय रहना चाहते थे। शांति प्रिय ज्यादा थे, वो लड़ना नहीं चाहते थे। बड़े आराम से रहने वाले मनुष्य थे। जो आज के समाज में आपको एक अच्छी सभ्य समाज होगी, वहां बाहर कोई लोग ये चाहेगा कि हमारी लड़ाई ना हो। तो उस समय भी यही सोच थी, आज के समाज की भी यही सोच है। देखिए और ध्यान से देखिए, श्रमिकों की स्थिति का आकलन करके व्हीलन ने क्या बताया कि उस समय क्या था? दास प्रथा को स्वीकार किया। ठीक है, तो व्हीलन ने यह बोला कि श्रमिकों की स्थिति को देखते हुए, श्रमिकों की स्थिति ज्यादा खराब थी वहां पर, तो उस समय दास में जो प्रथा थी, उस प्रथा को भी प्रचलन था वहां पर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहां पर हम अब आगे, ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं यहां पर राजनीतिक जीवन क्या था भाई। क्या पॉलिटिक्स क्या थी वहां पर? राजनीतिक जीवन में किस तरीके से भी करते थे एक दूसरे से, ध्यान से समझिए यहां पर। तो यहां पर क्या दरकार? राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आवास नहीं है भाई। उस समय कोई ऐसी पार्टी नहीं थी, बीजेपी पार्टी है, आप आम आदमी पार्टी है, या सपा पार्टी है, बसपा पार्टी, इस तरीके से कोई पार्टी नहीं थी। लेकिन स्पष्ट आवास तो नहीं है, लेकिन फिर भी राजनीतिक थी। ध्यान से देखिए यहां पर क्या है? चूंकि हड़प्पावासी वाणिज्य व्यापार की ओर अधिक आकर्षित थे भाई, उनको सिर्फ अपने व्यापार में ज्यादा इंटरेस्ट था, राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज के समाज में आप देखेंगे ऐसे बहुत से लोग हैं, उनको राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको सिर्फ पैसे कमाने, बिजनेस करने में ही ज्यादा इंटरेस्ट है। तो उस समय जो सोच थी, आज भी वही सोच है, ऐसा नहीं है कुछ और सोच रहे हैं। अब ध्यान से देखिए यहां पर, इसलिए ऐसा माना जाता है कि शासन व्यवस्था में भी वणिक अथवा व्यापारी वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण थी। जो व्यापारी वर्ग था वो क्या चाहता? शासन व्यवस्था में ज्यादा उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। समझ आ गया? व्यापारी वर्ग बिजनेसमैन थे, उनका थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर हंटर के अनुसार, अब हंटर क्या एक इतिहासकार है, वो क्या कहते हैं कि मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर के, राजतंत्रात्मक राजा का शासन, राजा का शासन नहीं था। क्या था उस टाइम पर? जनतंत्रात्मक, मतलब जनता के आधार पर एक शासन होता था, राजा का शासन नहीं था उसमें। उस समय भी, आज भी हमारे समाज में वही है। हम क्या करते हैं? जनता डिसाइड करती है कि उनका शासक कौन होगा। उसमें जब राजतंत्र में क्या होता है कि वहां पर राजा की क्या चलती है? पीढ़ी पे पीढ़ी क्या चलती रहती है? शासन बदलते रहता है। अब राजा बन गया, राजा का बेटा फिर राजा बन गया, फिर उसका नाती पोते सब बनते रहेंगे। तो ये क्या थी? एक वंशानुगत प्रणाली थी, जो इसे राजतंत्रात्मक कहते थे। और लेकिन यहां पर क्या है? जनतंत्रात्मक। यहां पर जनता निर्धारित करती है कि उनका शासक कौन होगा। तो ये आज ये रीति उस समय भी थी, आज भी है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। अब व्हीलर के अनुसार, व्हीलर क्या कहता है कि भाई सिंधु सभ्यता के लोग कि लोगों का शासन मध्यवर्गीय थे, मध्यवर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी आपको मैं बता दूं, इसमें धर्म की महत्ता ज्यादा थी, इसमें धर्म का सबसे ज्यादा महत्व था। तो ये क्या है? व्हीलर के अनुसार है। तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग में बैठा देंगे। ठीक है, तो ये राजनीतिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास। और क्या क्या फैक्टर है हमारे पास, ध्यान से देखिए। और यहां पर क्या फैक्टर है देखिए। अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्थिक जीवन, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सिर्फ आर्थिक जीवन क्या था, आर्थिक रिसोर्सेज क्या थे उनके। अब ध्यान से सुन लीजिए, आर्थिक जीवन कि अपना वो जीवन कैसे चला रहे थे, उनकी जो एक दैनिक जो जीवन की स्थिति होती है वो कैसी थी। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए सैन्य सभ्यता की उन्नति का प्रमुख कारण क्या था? उन्नत कृषि
और व्यापार था। जो उन्नति थी, जो सिंधु सभ्यता का उन्नति का प्रमुख कारण क्या था? उनकी उन्नति कृषि और व्यापार था। और ध्यान से देखिए, व्यापार क्या है? सिंधु सभ्यता का व्यापार केवल सिंधु क्षेत्र तक ही नहीं सीमित नहीं था। उनका व्यापार केवल सिंधु क्षेत्र तक सीमित नहीं था। कहां तक था भाई? अब अपने तो मिस्र, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया से भी व्यापार होता था। मतलब विदेशी व्यापार भी करते थे। इतने एडवांस थे हमारे सिंधु सभ्यता के लोग। ठीक है, सिंधु सभ्यता एरिया तक ही सीमित नहीं किया, उन्होंने बाहर तक भी व्यापार किया। और ध्यान से देखिए, अब यहां पर क्या है? सिंधु सभ्यता, अब व्यापार होता है जब देखिए मिस्र से, मेसोपोटामिया से, मध्य एशिया से व्यापार होता है तो कुछ बंदरगाह आते, कुछ प्रमुख बंदरगाह आते। प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से? आप उसमें लोथल मिला हुआ है, रंगपुर मिला हुआ है, सुरकोटदा मिला हुआ है, और यहाँ पे प्रवास पाटन आदि थे। ये उनके प्रमुख बंदरगाह थे, जिनसे क्या करते थे? उनका जो सामान था बाहर विदेशों में क्या जाता? निर्यात होता था। ठीक है, समझ आ गया? यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एक ध्यान से समझिए, यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में जो एक माप की दशमलव प्रणाली, जो सिंधु सभ्यता है इसमें माप की दशमलव प्रणाली थी, और माप तौल की इकाई 16 के गुणक में होती थी। बस 16 के गुणक था भैया। आप 16 गुणक, 16, 32 ऐसे करके 48 से 64 इस तरीके से 16 गुणक, मतलब कम से कम 16 किलो ले सकते हैं आप जो भी हो, तो 16 के गुणक में थी। ये समझ में आ गया यहाँ पर? तो आपको ये चीज दिमाग में बड़ा सोचना पड़ेगा कि सिंधु सभ्यता का वो लोग थे, वो दशमलव प्रणाली से परिचित थे, और माप तौल इकाई क्या करते थे? 16 केजी के हिसाब से करते थे। और इस सभ्यता के लोग क्या थे भाई? गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, कपास आदि की खेती किया करते थे। आज तो जीवन सबसे ज्यादा बोला ना, सबसे पहले उन्नति क्या था? उनका प्रमुख पॉइंट क्या था? उन्नति कृषि थी, और क्या था? व्यापार था उनका। तो में कृषि में क्या क्या फसल उगाते थे वो? यहाँ पर गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, कपास आदि की क्या करते थे? खेती किया करते थे वो। ये समझ में आ गया यहाँ पर? देखिए, और भी हमारे पास क्या फैक्ट्री हमारे पास जानी है। देखिए, और सबसे पहले अब आपको यहाँ पर अब उनको क्रेडिट देना पड़ेगा, हम क्रेडिट देना ही पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले जो कपास पैदा करने का क्रेडिट किसे जाता है? सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। और यूनानी से क्या बोलते हैं? सिंडन नाम दिया है। सिंडन को सिडोन नाम दिया है। यूनानी ने क्या दिया है? सिंडन या सिडोन दिया है। कि कपास सबसे पहले किसने किया? सिंधु सभ्यता के लोगों ने किया। ठीक, समझ आ गया यहाँ पर? और आगे जो फैक्टर दे रखा है देखिए भाई, ये लोग ये गेहूं जौ पे नहीं, बहुत ही बड़े जबरदस्त तरीके से देखिए क्या तरबूज, खरबूज, नारियल, अनार, नींबू, केला जैसे फलों से भी परिचित थे भैया। इनको भी जानते थे, इनसे भी परिचित थे सिंधु सभ्यता के लोग। और देखिए, और यहाँ के प्रमुख जो खाद्यान्न थे वो क्या थे हमारे पास? गेहूं तथा जौ थे। गेहूं तथा जौ थे। आज भी हम क्या करते हैं? गेहूं तथा जौ को बहुत यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वे खाद्यान्न में शामिल करते हैं। उस समय भी इनका बोलबाला था। ठीक, समझ आ गया यहाँ पर? अब ध्यान से देखिए यहाँ पर। और कृषि कैसे करते थे? कृषि कार्य हेतु प्रस्तर कहते हैं पत्थर को। पत्थर एवं कांसे के औजारों का प्रयोग था। ठीक है, तो इसमें आप खेती जुताई करनी है तो कैसे करते थे? तो इस तरीके से पत्थर और कांसे के हथियार थे, उनको इस्तेमाल करते थे। और ध्यान से देखिए यहाँ पर, और उस समय क्या थे? कृषि उन्नति के साथ में, कृषि तो उन्नति उनकी थी, उनके साथ में पशुपालन भी था। पशुपालन का भी विकास हुआ यहाँ पर। उन्होंने कृषि को भी तो उन्नत किया ही किया, पशुपालन को भी इन्होंने क्या किया? विकास किया है। देखिए, कृषि कार्यों एवं व्यापार तथा परिवहन में पशुओं का भी इनकी भूमिका क्या थी? महत्वपूर्ण थी। इन्होंने क्या किया? बहुत जबरदस्त तरीके से पशुओं को पाला। पशुओं से देखिए यहाँ पर कृषि कार्य में यूज किए, व्यापार में यूज किए, परिवहन में यूज किए। तो पशुओं का भी क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी उनकी उन्नति के लिए। ठीक है, अब पशु में क्या क्या पशु थे? देखिए, कुबड़ वाले बैल थे इनके पास, भेड़ थी, बकरी थी, हाथी थी, भैंस, गाय, गधे, सुअर, और यहाँ पे सुअर और कुत्ते आदि के होने के अनुमान है। तो इस तरीके से पशुओं को क्या करते थे? पालते थे। और सबसे पहली बात बता दूं, गुजरात में हाथी के ज्यादा पालते थे। गुजरात के निवासी हाथी पालते थे। ठीक है, जो गुजरात के निवासी थे वो क्या करते थे? हाथी पालते थे। तो ये आपको इस तरीके से कुछ फैक्टर है जो हमारे आर्थिक, जो सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन की गाथा को क्या करते हैं? ये व्यतीत करते हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पे दे रखा है हमारे पास कि देखिए, अब उनका धार्मिक जीवन क्या था। अब देखिए, जो अब धार्मिक जीवन को देखिए, आप धार्मिक जीवन को देखेंगे और आज के जीवन को देखेंगे, दोनों में बहुत ही आपको तुलनात्मक अध्ययन मिलेगा। ध्यान से देखिए यहाँ पर। तो सैन्य निवासी ईश्वर की पूजा करता था। ठीक है, ईश्वर पूजा मानव, वृक्ष एवं पशु तीनों रूप में करते थे। ठीक है, तीनों रूप में करते थे। और ध्यान से देखिए, और भूत प्रेत तंत्र मंत्र आदि में विश्वास करते थे। उस समय भी यही था, आज भी यही है। ठीक है, आज वृक्ष की पूजा करते हैं,
पशु की पूजा करते हैं और क्या करते हैं यहाँ पर, और मानव की पूजा करती ही नहीं है, ठीक है। चलो मानव करते हैं यहाँ पर। और देखिए, और उस समय देखिए यहाँ पर ताबीजों के आधार पर, ताबीज उस टाइम पे भी, आज भी के समाज में, आज भी समाज में जादू टोने में विश्वास करने, जादू टोना, उस समय भी जादू टोना था, आज भी जादू टोना है, ऐसी बात नहीं यहाँ पर। और कुछ जगहों की मोहरों पर, जैसे चौदरों पर बलि प्रथा के दृश्य संकेत होने के आधार पर बलि प्रथा का भी अनुमान लगा है। तो चौदरों में कुछ मोहरें मिली है जहां पर बलि प्रथा का अंकित किया गया है, तो इसके आधार पर वहां पर यह भी अनुमान लगाया जाता है कि उस समय बलि प्रथा का भी चलन था, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, यहां पर ये लोग मातृ देवी, रुद्र देवता जिसे पशुपतिनाथ बोलते हैं, और लिंग योनि आदि की क्या करते थे, पूजा करते थे। इसके अलावा सैन्यवासी, वृक्ष, पशु, सांप, पक्षी इत्यादि की भी पूजा करते थे। मतलब इससे आज भी पूजा, उस समय पूजा होती थी, ये सब आज भी पूजा करते हैं लोग, ठीक करते हैं यहाँ पर देखिए। और सबसे बड़ा फैक्टर जान लीजिए कि ये सैन्यवासी पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। पुनर्जन्म मतलब आदमी मर के दोबारा जन्म लेता है, इसमें विश्वास करते थे, बिल्कुल विश्वास करते थे। इसलिए मृत्यु के बाद, और कैसे मालूम चला, इसलिए मृत्यु के बाद दाह संस्कार के 3 तरीके प्रचलित थे। जब इंसान की मृत्यु होती थी तो जो अंत्येष्टि संस्कार था, अंतिम संस्कार था, उसमें 3 तरीके से क्या करते थे, दाह करने के 3 तरीके प्रचलित थे। कौन कौन से तरीके, ध्यान से देखिए यहाँ पर, ये तरीके थे यहाँ पर देखिए। पूर्ण समाधान, एक तो पूर्ण समाधान था, एक आंशिक समाधान मतलब कुछ अंश में करते थे, और एक कलश समाधान। ये 3 तरीके थे उनका दाह संस्कार के, पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान, कलश समाधान। ये उनके दाह संस्कार के 3 तरीके प्रचलन में थे, ठीक है। और आगे देखिए यहाँ पर, और मूर्ति देखिए, और सबसे बड़ा यहाँ पे जान लीजिए, आपके दिमाग में चल रहा होगा, सिर्फ मूर्ति पूजा उसमें भी करते थे, आज भी करते थे। तो मूर्ति पूजा का आरंभ कहां से हुई, तो ये क्वेश्चन का जवाब भी जान लीजिए। मूर्ति पूजा का आरंभ सिंधु सभ्यता से ही होता है। सिंधु सभ्यता से पहले कोई मूर्ति पूजा नहीं होती थी, लेकिन सिंधु सभ्यता से ही क्या हो गया, सिंधु पूजा होना आरंभ हो गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर, हड़प्पा से प्राप्त एक मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकला दिखाया गया है, जिसे उर्वरता की देवी का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। मूर्ति गर्भ से एक पौधा निकला दिखाया गया है, जिसे क्या मानते हैं, उर्वरता की देवी कहा गया है, ठीक है। एक देवी, एक वहां पर मूर्ति है, उसके नाभि से क्या कर रहा है, एक पौधा निकल रहा है, इसे उर्वरता की देवी बोला गया, ठीक है। ये समझ में आ गया यहाँ पर। चलिए अब ये जान लेते हैं, ये तो विशेषता होंगे। अब उस समय समाज को देखिए और आज के समाज को देखिए, काफी आपको तुलनात्मक रूप से देखेंगे, समानता मिलेगी आपको, ठीक है। समझ आ गया यहाँ पर। अब ऐसे कारण जान लेते हैं कि भाई ऐसे कौन से कारण थे जिसने सिंधु सभ्यता का पतन कर दिया। भाई ऐसी सभ्यता जिसमें बाहर तो गर्व था और गर्व है, और फिर भी वो सभ्यता क्या हो गई, पतन हो गई। चलिए जान लेते हैं उन कारणों को यहाँ पर देखिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर सिंधु सभ्यता के पतन के कारण। तो यहाँ पर कुछ ऐसे विद्वान हैं जो इतिहासकार हैं, उनके अलग अलग मत हैं। तो क्या मत है देखिए यहाँ पर, तो विद्वान यहाँ पर गार्डन चाइल्ड व्हीलर ने, ठीक है, गार्डन चाइल्ड व्हीलर का जो मत है कि इसमें क्या था, वाय और आर्यों के आक्रमण, मतलब बाहरी आक्रमण हुए और आर्यों के आक्रमण हुए, तो इसमें क्या हुआ, बेचारे को तो युद्ध प्रिय थे नहीं, शांति प्रिय थे, इसलिए बेचारे जो सिंधु सभ्यता का मारा गया, सिंधु सभ्यता खत्म हो गई, ठीक है। और यहाँ पर जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मेके और एसआर राव, इनका कहना है कि भाई बाढ़ आई इस समय, क्या बाढ़ आई थी, बाढ़ आई और बाढ़ आने के सिंधु सभ्यता का पतन हो गया, ठीक है। अब ओरल स्टेन और अमलानंद घोष का कहना है कि जलवायु परिवर्तन हुई, जिस वजह से क्या हो गया, जलवायु परिवर्तन की वजह से सिंधु सभ्यता के लोग अपने आप को उसमें परिवर्तन नहीं कर सके और सिंधु सभ्यता खत्म हो गई, पतन हो गया उसका, ठीक है। समझ आ गया यहाँ पर। ऐसी देखिए एमआर साहनी का कहना है कि भूत तात्व परिवर्तन या जल प्लावन, मतलब ऐसे कुछ भौतिक परिवर्तन हुए, जल प्लावन जल से पूरे क्या हो गई, जल से पूरी डूब गई, सिंधु सभ्यता जल से डूब गई, इनका ये कहना है। और जॉन मार्शल का कहना है कि भाई प्रशासनिक शिथिलता, कि उस जिनका ये कहना है कि प्रशासनिक शिथिलता थी, प्रशासनिक कोई ढांचा मजबूत नहीं था उनका, इसके वजह से उनका क्या हो गया, सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। और देखिए, और जहां पर केआर कनेडी का कहना है कि प्राकृतिक आपदा, कि उस समय क्या थी, प्राकृतिक आपदा आई, क्या थी, मलेरिया महामारी आई, इस वजह से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। तो ये सब सारे फैक्टर थे, आप सामने जो मैंने पेश किए यहाँ पर, तो आप जान सकते हैं। देखिए ये वाली वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, आप एग्जाम इसी तरीके से पॉइंट पूछता है, तो आप हमेशा क्या कीजिए, आज के समाज के हिसाब से
उस सिंधु सभ्यता का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए और आपको कुछ समानताएं देखने को मिलेंगे, कुछ विषमताएं देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसी तरीके से पूछे जाते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके लिए प्रस्तुत करेंगे।